हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर के बारे में, जिसके लेक्चर 1 में बात करेंगे। हम लोग 2 लेक्चर्स में चैप्टर को ख़त्म करेंगे। हम लोग बात करेंगे आज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की, और हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले हमें एटॉमिक वाली क्लास को रिवाइज करना जरूरी है, जो लास्ट क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखे थे, ऑर्बिटल्स की शेप वगैरह लिखी थी। और पीरियोडिक और एटॉमिक ख़त्म होने के बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, और उसे हम लिख लिख के पढ़ेंगे। लिख के पहले से नहीं रह पाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जिन्हें लिख के ही पढ़ाया जा सकता है। लिख लिख के मतलब पहले से अगर हैंड रिटन ले आऊँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ज़्यादा तेज हो जाएगा काम, है ना। तो हम लोग देखते हैं, बात करना शुरू करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। और उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने एक जो वेबसाइट बनाई है, आपको नोट्स वहीं से मिलेंगे, जिसका नाम है dextercam.in। और वहाँ पे जाके आप कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, अध्याय या निश्चय में से जो भी आपका कोर्स है। जैसे फिलहाल आपके लिए अध्याय कोर्स है, तो अध्याय कोर्स में जाके आप क्लिक करेंगे लेक्चर पे, और प्रॉब्लम शीट डाउनलोड करके वहाँ से डाउनलोड शुरू हो जाएगा आपका। या फिर आप क्या करेंगे, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पड़ा हुआ है डायरेक्टली नोट्स का, वहाँ से भी आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो कोई परेशानी की बात है नहीं, ये आसान तरीका है, इसे करा जा सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। देखो, जब पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हो रही थी, जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने उन्हें क्या किया, अलग अलग तरीके से एलेबरेट करने की कोशिश की। और जब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से एलेबरेट करने की कोशिश की, तो क्योंकि कोई भी सेट ऑफ रूल हमें नहीं पता होते किसी भी नई चीज़ को मतलब एलेबरेशन करने में, तो हमने क्या किया, उसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसे क्लासीफाई किया। तो उसमें वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट से जो वो डोवर्नियर का था, डोवर्नियर ने क्या किया कि उसने एटम्स को ऐसे अरेंज किया कि जो 3 एटम के उसने क्लस्टर्स बनाए। क्या बनाए? 3 एटम्स के क्लस्टर्स बनाए, और उन क्लस्टर्स को ऐसे अरेंज किया कि जो बीच वाला एटम है उसका जो एटॉमिक मास है वो बाकी दोनों एटम्स के जो अर्थमेटिक मीन के बराबर है, यानी कि एवरेज के बराबर आ जाए। अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज के बराबर आ जाए। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जैसे अगर हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को ले लें, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को ले लो, तो पोटेशियम का जो मास होगा दैट विल बी द सम ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम बाई 2, मोलर मास ऑफ लिथियम प्लस मोलर मास ऑफ पोटेशियम बाई 2। तो ये हो जाएगा 7 + 39/2 यानी कि 46/2। तो ये यहाँ तो काम कर रहा है बढ़िया तरीके से, है ना, कि सोडियम का एटॉमिक वेट कितना आ गया, 23 आ गया। ऐसे स्ट्रोंशियम और बेरियम का निकालोगे तो लगभग लगभग आ जाएगा, और क्लोरीन और आयोडीन का भी अगर हम एवरेज लेंगे तो लगभग लगभग वो ब्रोमीन के बराबर पहुंच जाएगा, एग्जैक्टली नहीं पहुंचेगा। और ऐसे ट्राइड्स ढूंढना बहुत मुश्किल काम थी, तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स पे ही एप्लीकेबल था। इसीलिए मैंने लिखा कि दिस अप्लाइज ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि ऐसे ट्राइड नंबर ढूंढना बहुत मुश्किल काम थी, जो केवल जिनका 2 नंबर्स का मीन जो हो, या अर्थमेटिक मीन जो हो, वो मिडिल सेंटर वाले एटम के एटॉमिक वेट के बराबर हो। तो ये काम ज़्यादा चल नहीं पाया। अगर तुम जैसे अगर चाहो तो कैल्शियम के लिए भी निकाल सकते हो कि मोलर मास ऑफ कैल्शियम अगर हम निकालना चाहें तो दैट विल बी मोलर मास, सॉरी स्ट्रोंशियम का निकालेंगे इसमें हम लोग। स्ट्रोंशियम का अगर निकालना चाहें तो दैट विल बी कैल्शियम प्लस मोलर मास ऑफ बेरियम बाई 2। तो 40 + 137 डिवाइड बाई 2, तो ये 177/2 हो गया। तो ये आ जाएगा 88.5 के लगभग। तो अप्रॉक्सीमेटली ठीक था, लेकिन ऐसे ट्राई ढूंढना बहुत मुश्किल काम था, ये बात तुम समझ रहे होगे, है ना, कि हम क्या कोई रैंडमली ऐसे नंबर ढूंढ रहा हो जो सेंटर नंबर हमेशा अर्थमेटिक मीन हो, ये मुश्किल काम है ढूंढना। और खासकर एलिमेंट्स में जो एग्जिस्ट करते हो, रैंडम नंबर ढूंढना तब भी आसान काम है, लेकिन जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें ऐसे ढूंढना बहुत मुश्किल काम होगा। ये तो मतलब अजीब ही बात थी। फिर उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड ने क्या किया, कि उसने लाइटर एटम्स को लाइटर एलिमेंट्स को अरेंज किया। और अरेंज कैसे किया, एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया, क्योंकि वेट ही ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी। जो एटॉमिक नंबर निकालना था वो कठिन काम था विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक वेट। वेट तो हम मेजर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो उसने ऐसा पाया कि हर 8वां एलिमेंट जो था वो पहले वाले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा था। तो उसे लगा कि ये म्यूजिकल नोट की तरह है। 8th नोट कैसा होगा, म्यूजिकल नोट का हमेशा फर्स्ट नोट के बराबर होता है। जैसे अगर तुम निकालो तो ऐसे लिख सकते हो कि सारे गामा जो लिखते हैं हम लोग ना,
और फिर ये सा फिर से इधर आ जाएगा, है ना। तो सारे गामा पा धा नि सा की तरह ये ऐसे ही चलेगा। और इसे लगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे सारे गामा तो नहीं चलता होगा, ऑब्वियस बात है, वहाँ पे डोरे मीफा चलता है, तो उस तरीके से कर सकते हो कि म्यूजिकल जो नोट जो अमेरिकन होते हैं उनके लिए डोरे मीफा चलता है, ठीक है। तो उस तरह से इसमें करा, एलिमेंट को अरेंज किया, ठीक। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या थी कि इट कुड नॉट बी अप्लाइड टू एन एलिमेंट फॉर एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मासेस ग्रेटर देन 40 से ज़्यादा के लिए ये अप्लाई नहीं हो रहा था। और डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस के बाद तो ये सीक्वेंस डिस्टर्ब ही हो गया, क्योंकि 8वां एलिमेंट कौन आ गया था, 8वां एलिमेंट हमारा क्या आ गया, नोबेल गैस आ गई। भाई अब तो हम पीरियोडिक टेबल जानते हैं। अच्छा, ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग पीरियोडिक टेबल याद करके रखेंगे पूरी तरह से, अदरवाइज ये काम हो नहीं पाएगा, है ना। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद नियॉन आते हैं। नियॉन के आते ही ये सारी कहानी गड़बड़ा जाएगी, और नोबेल गैसेस जैसे डिस्कवर हुई ये सारी कहानी गड़बड़ा गई भी, ठीक। तो नोबेल गैस की डिस्कवरी के साथ ये सीक्वेंस गड़बड़ा गया। इसके बाद एक और महान साइंटिस्ट हुआ लॉदरमेयर। लॉदरमेयर क्या करा कि उसने एटॉमिक वॉल्यूम्स वर्सेस एटॉमिक मास का ग्राफ प्लॉट किया, और ऐसा ऑब्जर्व किया कि सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स जो है वो कर्व पे सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम और यहाँ पे रुबिडियम। तो इनमें स्पाइक्स आ रही हैं, क्लियर देखो इनमें क्या आ रही है, स्पाइक्स आ रही हैं। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज सिमिलर एटम्स ही शो करते हैं। ये ट्रेंड काफ़ी हद तक किससे मिलता जुलता था, ये ट्रेंड काफ़ी हद तक मिलता जुलता था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। किससे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से काफ़ी मिलता जुलता ये ट्रेंड था, ठीक। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से काफ़ी मिलता जुलता था, लेकिन इसका वर्क पब्लिश ही नहीं हो पाया। उससे पहले जो हमारे मेंडलीव आ गए, और मेंडलीव ने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, अगर हम बात करें कि मेन आदमी कौन था, तो मेंडलीव को हम इसका क्रेडिट दे सकते हैं कि उसने वहाँ से शुरुआत की कि एटम्स को सेग्रीगेट करने की ज़्यादा कोशिश मेंडलीव ने की। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम जिसे कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो मूसले ने डिस्कवर की, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो ये काफ़ी हद तक सही था, लेकिन बाद में मेंडलीव से आया। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया। मेंडलीव ने लॉ क्या दिया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसने क्या कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसके पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन है, ना कि एटॉमिक नंबर्स के, मतलब ना कि किसी और चीज़ के। मतलब कोई रैंडम हम अरेंजमेंट नहीं रख सकते, एटॉमिक नंबर की तो अभी बात ही नहीं कर रहा है कोई, ठीक है। तो मेंडलीव क्या कह रहा है कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एलिमेंट की, वो एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब अगर हम सेम इंटरवल पे मासेस को अरेंज करते हैं तो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट एक के नीचे एक अपने आप आते जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये पढ़ना जरूरी है। मतलब न्यूलैंड्स और ये कहते हैं कि अब लॉदरमेयर, ये सब पुरानी बातें हैं, 9th में भी 10th में भी अगर तुमने पढ़ी होंगी। अगर 10th में पीरियोडिक टेबल वैसे कैंसिल हो गया तो शायद ना पढ़ी हो, मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ी, लेकिन जिन्होंने भी पढ़ी उन्हें बात पता होगी थोड़ी बहुत, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहती है इट इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक वेट। ये किस पे बेस्ड है, एटॉमिक वेट पे बेस्ड है। 63 एलिमेंट्स वर नोन एंड नोबेल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड। तब तक नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और केवल 63 एलिमेंट्स हमें पता थे। तो 63 एलिमेंट जो पता है उन्हीं को डिस्कवर, मतलब उन्हीं को अरेंज करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है भाई। हम अरेंज के नहीं करेंगे, जो हमें चीज़ें पता उन्हीं को तो अरेंज करेंगे ना। तुम्हें सामान दे दें तभी तो उठा के रखोगे ना। तो क्या होगा कि 63 एलिमेंट्स पता थे, उन्हीं को अरेंज करने के लिए मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई, और नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं थी। तो उसने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल में 9 वर्टिकल कॉलम्स बनाए जिन्हें ग्रुप्स कहा। 9 वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें ग्रुप कहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0। वो पहले से फ्यूचरिस्टिक आदमी था, उसे पता था कि नोबेल गैस की डिस्कवरी होगी, इसलिए उसने 0 ग्रुप को छोड़ दिया, खाली रखा। 0 ग्रुप में कोई था नहीं, उसने 0 ग्रुप फिर भी बताया। ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करने जैसा ही है कि हम बता दें तुम्हारे नंबर कितने आएंगे बिना तुमसे मिले, ठीक। तो उसने 0 ग्रुप और 8th ग्रुप के साथ ऐसे टोटल कितने बनाए, 1 2 8 एंड 0 इज 9th, ठीक। इन्हें उसने क्या कहा, ग्रुप कहा। एक्सेप्ट 8 एंड 0 ग्रुप, ईच ग्रुप इज सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ए एंड बी। उसने क्या किया, ए और बी में सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, किसे, 8th और 0 को छोड़ के। इट हैज़ 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रोड्स थी जिन्हें हम क्या कहते हैं, रोज थी जिन्हें हम क्या कहते हैं,
पीरियड्स कहते हैं। और उसने मदद क्या की, हमें सिस्टमेटाइज कर दिया थोड़ा सा, कैसे, क्योंकि 63 एलिमेंट्स तो उन्हें अब ज़्यादा सारे पता हैं तो उन्हें सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया। और उसने नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी में मदद की। मदद कैसे की, ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। जैसे उसने ये पीरियोडिक टेबल दी, ये पीरियोडिक टेबल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, देख रहे हो, रुबिडियम तक पता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तक पता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, बीच में एक जगह खाली है, बीच में एक जगह खाली है। ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे एक जगह खाली है। उसने ये जगह खाली छोड़ दी और ये बताया कि इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से मिलती जुलती होंगी। उसने ऐसे एलिमेंट्स बता दिए, इनमें किसकी, ऐसे एलिमेंट्स बताए कि जो आएंगे और जिनकी प्रॉपर्टीज किससे, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से मिलती जुलती होंगी। तो सिस्टमैटिक स्टडी मिली और उसने इस एलिमेंट्स का नाम क्या रखा, उन्होंने इस एलिमेंट का नाम क्या रखा, एका एल्यूमिनियम और एका जर्मेन, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन। तो उसने ये बताया कि प्रेडिक्ट कर रहा है, देखो अगला आदमी। तो उसने ये सब काफ़ी सारी बढ़िया बातें बताई और ये काफ़ी हद तक मिलती जुलती है किससे, अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब मूजले लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से मिलती जुलती है। लेकिन अब जब कोई डिस्कवरी करता है तो उसके ड्रॉबैक्स भी आते हैं। ड्रॉबैक क्या थे मेनली पीरियोडिक टेबल की, कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। उसने क्या किया, हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ रख दिया, जो आज की तारीख में भी वहीं पे रखी हुई है, ठीक है, एल्कली मेटल्स के साथ रखा ग्रुप 1 में। और जबकि हाइड्रोजन जो है वो हेलोजेंस की तरह भी प्रॉपर्टी शो करता है। कैसे, जैसे हाइड्रोजन आयनाइज होकर H+ बनाता और इलेक्ट्रॉन देता, सेम है सोडियम। भाई सोडियम भी क्या करता, सोडियम फटाफट आयनाइज होता और Na+ और एक इलेक्ट्रॉन बना देता। वैसे हाइड्रोजन भी क्या करता, एक H+ छोड़ता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर, एक H+ बनाता और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। लेकिन हाइड्रोजन ही कमबख्त ऐसा है कि जो क्लोरीन की तरह एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड बना देता है। जो क्लोराइड, हाइड्राइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्राइड सब एक ही ऐसा साउंड कर रहा है ना। तो Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बना देगा और H एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड बना देगा। अब कुछ एनॉमली माने होता है कि जो मतलब जैसे तुम एक्सेप्शन कहते हो उसे एनॉमली कहते हैं टेक्निकली लैंग्वेज में, एक्सेप्शन से कहते हैं। एनॉमलीज पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट, एनॉमलस पोजीशंस ऑफ सम एलिमेंट। अब उसने पीरियोडिक टेबल को क्या किया था कि एटॉमिक मास के आधार पे रखा। एटॉमिक मास के आधार पे रखा तो एटॉमिक मास निकल का कम होता है और कोबाल्ट का ज़्यादा होता है। निकल का कम होता है और कोबाल्ट का ज़्यादा होता है। लेकिन उसने मेंडलीव ने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रखा। तो भाई ये कैसे रख दिया, अपने ही लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं। हम लोग खुद लॉ बना रहे हैं, खुद ही ब्रेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने बनाया इसलिए हम तोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल बात सही नहीं है, ठीक। तो मेंडलीव ने क्या कहा था कि जो पीरियोडिक फंक्शन है वो किसका, एटॉमिक मास का। तो उसने पहले कोबाल्ट को रखा, बाद में निकल, जबकि जब ये ऑब्जर्व किया गया तो निकल का मास कम था और कोबाल्ट का ज़्यादा था। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स था, उसे आइसोटोप्स के बारे में पता ही नहीं था, ठीक ना। आइसोटोप्स क्या करे थे, आइसोटोप्स के एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं लेकिन उन्हें अलग अलग रखना चाहिए था, लेकिन उसने सबको क्या करा, एक ही जगह रख दिया, ठीक। उसने मतलब सेपरेट पोजीशन दी नहीं, ठीक। नो कोरिलेशन इन द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप्स। अच्छा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वालों, ग्रुप 1A और ग्रुप 1B वालों को साथ में रख दिया उठा के। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम रखे, उन्हीं के नीचे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड रख दिए। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड रख दिए, यहाँ लिख देते हैं गोल्ड। क्या लिख दिया, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो ये क्वाइनेज मेटल्स हैं, ये क्या है, ये क्वाइनेज मेटल्स, इन्हीं से सबसे पहले क्वाइंस बने और ये बिल्कुल लेस रिएक्टिव है, तभी क्वाइंस बने। जिससे रिएक्ट ना कर रहे हो, चांदी के सिक्के गिन्नियाँ मिल जाए तुम अभी भी खुश हो जाओगे बहुत। और ऊपर वाले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या है, ये हाईली रिएक्टिव है कि इन्हें खुले में नहीं छोड़ सकते। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम तो नहीं हो सकती और उसने दोनों को साथ में रख दिया। तो ये कुछ कुछ कमियां थी
जो किसमें थी, मेंडलीव में थी। हर आदमी में कुछ कमी है, ऐसी मेंडलीव की भी पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां थी। ठीक, अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। इतना मैं लिखता तो तुम काइनेटिक्स वाला लेक्चर देख लेना, बहुत टाइम जाता, लेकिन अब काइनेटिक्स को तो लिख के ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आगे डेरिवेशंस है। देखो यार, डेरिवेशंस तो पूरे लिख के पढ़ाऊंगा, और सॉलिड स्टेट में भी जो जो डेराइव करना है वो डेराइव करके दिखाऊंगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा। अब हम बोल दूंगा तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो ये मेरे ऊपर छोड़ दो, क्या लिख के पढ़ाना है, क्या पढ़ाऊ लिखा हुआ पढ़ाना है, ये मैं डिसाइड करता हूँ, है ना। जैसे केमिकल बॉन्डिंग लिख लिख के पढ़ाऊंगा पूरी, थर्मोडाइंस पूरी लिख लिख के पढ़ाऊंगा, स्टेट्स ऑफ मैटर कुछ लिखूंगा कुछ ड्राइव करूंगा, तो साथ साथ दोनों चलेगा, मिक्सचर चलेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनिक पूरी लिख लिख के पढ़ाऊंगा। ठीक है, और वैसे भी केमिकल बॉन्डिंग के बाद हमें जीओसी पढ़नी है ना, ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। तो मूजले ने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसे कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो मूजले ने प्रूव किया कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेज विच वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मेटल ऑन शॉवरिंग हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम। उसने क्या बताया कि जो वेलोसिटी, अगर हम किसी मेटल पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन शॉवर करें तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यूक्लियर चार्ज के प्रोपोर्शनल आती है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या एटॉमिक, या हम जिसे एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। तो उसने जो फॉर्मूला दिया वो दिया न्यू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी। रूट ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी, वेयर जेड इज द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम एंड ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। जेड इज सेम एज एटॉमिक नंबर। तो अब इससे क्या पता लग गया, इससे ये पता लग गया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो उसका रूट जो है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ बनाते तो टेन थीटा ए के बराबर आ जाता, और ए भी हमारा इंटरसेप्ट आ जाता जो कि निगेटिव होता, और इसका स्लोप हमें टेन थीटा ए के बराबर मिल गया। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, सीधी सीधी आ जाएगी आसानी से, किसी को कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं, यह आसान बात है। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जो एलिमेंट्स की जो मतलब प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है, ना कि एटॉमिक मास के। एटॉमिक मास के लिए मेंडलीव को हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि मेंडलीव कह रहा था कि एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक्चुअली है किसके, एटॉमिक नंबर के वो फंक्शन है। ठीक है, और उसने बताया कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी क्या है। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी उसने बताया कि इट इज ड्यू टू द repetition of the similar outer shell configuration of at a certain regular intervals। उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सर्टेन रेगुलर इंटरवल पे क्या होता है, रिपीट होता रहता है, और इस रिपीट की वजह से क्या है, पीरियोडिसिटी आ रही है। ठीक, उसने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को मैंने हाथ से लिखी, तुम चाहोगे मैं दोबारा लिख दूंगा, मेरे को हार्डली 2 मिनट लगता है पीरियोडिक टेबल लिखने में, यह आसानी से लिखी जा सकती है। और पीरियोडिक टेबल का मतलब है कि एसपी और डी ब्लॉक। तो इसमें हमने देखो यहाँ से यहाँ तक क्या किया, ध्यान से देखना मेरी बात। इस पीरियोडिक टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, या एक बढ़िया सी कलर्ड पीरियोडिक टेबल बाजार से खरीद लो, प्रिंट निकाल लो, कुछ भी कर लो, और उसे अपने टेबल पे जरूर चिपकाएं। पीरियोडिक टेबल ज़मीन पे होने से क्या फ़ायदा होता है कि यार तुम उसे देखोगे रोज़ रोज़ तो एलिमेंट्स आंखों के सामने से गुजरते रहेंगे, और आंखों के सामने से गुजरते रहेंगे तो तुम्हें धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे, या फिर हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ उसके सामने 5 मिनट उसी को ध्यान से देख लो, तब भी काम चल जाएगा हमारा, है कि नहीं। तो इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं, ये देखो नंबर लिखे 1 to 7, ये लिखे 1 to 7, ये 1 to 7 जो लिखे हैं ये क्या है, ये पीरियड्स हैं। क्या है, ये पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ये क्या है, ये पीरियड्स हैं। इनमें अगर मैं लाइन खींच दूं, डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, सीधी लाइन नहीं खींची, थोड़ी सीधी कर देते हैं लाइन को। ठीक है, और सुंदर लगने लगी। ठीक, तो ये क्या है, ये 1 to 7 क्या है, पीरियड्स, और 1 to 18 अगर तुम देखो ये नंबर पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो ये क्या है, ये ग्रुप्स हैं। 18 क्या है, ग्रुप्स।
तो जो वर्टिकल लाइंस हैं वो क्या है, कॉलम्स हैं, कॉलम्स को हम लोग ग्रुप कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो रोज हैं उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को मिला के बनता है एस ब्लॉक। क्या मिलता है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को मिला के बनता है एस ब्लॉक। 13 to 18 मिला के बनता है पी ब्लॉक। बाकी बीच में 3 to 12 मिला के बनता है डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम अलग से दो बेल्ट बनी होंगी नीचे, सीरियम से लेके लेंथेनम तक और थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक, ठीक। तो वो बेल्ट भी हमें याद रखनी है, आगे चल के 12th में मैं उन्हें याद करवा दूंगा जब डी एंड एफ क्लास दोबारा से पढ़ाऊंगा तब। फिलहाल एलिमेंट्स का एक बार नाम पढ़ देता हूँ मैं फटाफट, जिससे तुम्हें ध्यान है क्या है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टीनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, ठीक। वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वोल्फॉर्म, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम, आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। तो मैंने सारे नाम बोल दिए। नाम याद होना जरूरी है क्योंकि पेपर में तो नाम आएंगे। निमोनिक्स तो मैं बता सकता हूँ, जैसे हेलिना की से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बापरो, ये तो सब तुम लोग पता ही है और गूगल पे बतेरी अवेलेबल है, वहाँ से देख के तुम सीख सकते हो। तुम कहोगे तो मैं निमोनिक्स भी अगली क्लास में बता दूंगा, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल ये पीरियोडिक टेबल है जो सबको याद होनी चाहिए, नाम याद होने चाहिए, क्योंकि जब तुम 12th में आओगे और डी ब्लॉक एलिमेंट जो ड्रॉपर है अगर वो सुन रहे होंगे तो उन्हें पता होगा इस बात की कितनी अहमियत है कि जैसे ही हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें कभी कभी सीधे सीधे नाम आ जाता है, ये रोडियम कैटलिस्ट लिखो। अब हमें रोडियम का सिंबल ही नहीं याद आ रहा तो कैसे लिख देंगे, या हमसे कोई कह दिया कि ऑस्मियम या इरिडियम लिखो तो इरिडियम पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल को याद रखना है और बिल्कुल पॉजिटिवली याद रखना है, सबको याद होनी चाहिए, तो मतलब इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब स्पेशल फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स को में कुछ कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इट कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1 to 2 एंड 13 to 18 आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये कई लोगों को नहीं पता होता, कितने लोगों को पता थी बात बताना भाई, कि 1 to 2 और 13 to 17 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और 3 to 11 वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। 3 to 11 वालों को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। द 14 एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 58 to 71। 58 किसका है, सीरियम का, और फिर यह है लेंथेनम का, लेंथेनम का रहा कंफ्यूजन, अभी तो बताया था किसका होता है, ल्यूटेनियम का, ठीक ठीक है। सीरियम टू ल्यूटेनियम, और जो एक्टिनाइड्स हैं उसमें थोरियम टू लॉरेंसियम तक है, ठीक है। 90 to 103 लॉरेंसियम, ठीक, वो एक्टिनाइड्स है, आफ्टर एक्टिनियम शुरू होते हैं। 92 के बाद जो एलिमेंट है, 92 इज यूरेनियम। 92 किसका एटॉमिक नंबर है, यूरेनियम का। उसके बाद जो एलिमेंट है वो क्या है, ट्रांस यूरेनिक्स हैं। ट्रांस यूरेनिक्स मतलब यूरेनियम के बाद वाले, ट्रांस मतलब बाद वाले, तो ये क्या है, ट्रांस यूरेनिक्स हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और ये सारे कैसे हैं, आर्टिफिशियल हैं, ठीक है बच्चा लोग, ये सारे कैसे हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और आर्टिफिशियल है, हाथ से बनाया गया है, मैन मेड है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। ये ध्यान रखना, कई बार इनकी ज़रूरत पड़ेगी ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 17 को हम लोग कहते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, ठीक। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ओर्स में ज़्यादा मिलते हैं इसलिए, ठीक। 18 ग्रुप को हम कहते हैं नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते इसलिए नोबल गैसेस, और जीरो इनकी वैलेंसी होती है इसलिए जीरो ग्रुप।
15 मतलब निक्टोजेंस, निक्टोजेंस मतलब पॉइजनस एलिमेंट्स, पॉइजनस एलिमेंट। अब तुम कहोगे सर नाइट्रोजन तो पॉइजनस नहीं होती, लेकिन फॉस्फोरस, आर्सेनिक ये सब पॉइजन होती हैं। फॉस्फोरस चूहे मारने की दवा है और आर्सेनिक पॉइजनिंग बड़ी पॉपुलर है, ठीक। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस भी क्या है, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स है, ऑक्साइड, ऑक्सीजन और सल्फर के, मतलब ऑक्साइड और या सल्फाइड और प्रेडोमिनेंटली मिलते हैं, तो इसलिए इन्हें चैल्कोजेंस कहते हैं, ठीक। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन 7 पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 2 पीरियड हैं, तो इसे हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। सेकंड पीरियड में कितने हैं, 8 एलिमेंट है, और थर्ड में भी 8 हैं, तो इन्हें हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। फोर्थ और फिफ्थ में लॉन्ग पीरियड है, इसमें 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक, 18 एलिमेंट्स हैं। ओ सॉरी, कितने, 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड। और सिक्स पीरियड जो लॉन्गेस्ट पीरियड है वो 32 है। अब तो सेवेंथ भी कंप्लीट हो गया है। अगर सेवेंथ पीरियड में तुम लिखना चाहो तो तुम ये लिख सकते हो, सेवेंथ पीरियड कहाँ से शुरू हो रहा है, 87 फ्रांसियम से शुरू होके 118 ओजी तक जाएगा, ठीक। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब इनकम्प्लीट नहीं रहा है, इसे इनकम्प्लीट नहीं लिखते, चलो ठीक है। ये भी लॉन्ग पीरियड है, लॉन्गेस्ट पीरियड है, और इसमें भी 32 एलिमेंट्स हैं। रेक्टिफाई कर देते हैं, अब तो डिस्कवर हो गया काफ़ी कुछ। अब एक नया तरीका, अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन, एक नया तरीका जिससे हम पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक्स। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। 13 to 18 को हम पी ब्लॉक कहते हैं। 3 to 12 को हम डी ब्लॉक कहते हैं, और नीचे 2 बेल्ट जो बनी हुई हैं उन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब ये ब्लॉक का क्लासिफिकेशन हुआ कैसे भाई, हमने ब्लॉक कैसे ढूंढे, एसपीडीएफ सबशेल्स थे हमारे पास में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है सबशेल्स के बारे में। तो एसपीडीएफ क्या थे हमारे पास में, सबशेल से, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहा है उस एलिमेंट को हमने वहाँ पे बता दिया कि ये इस ब्लॉक में जाएगा। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा, पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक होगा, डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक होगा, और बाकी कहीं जा रहा है तो, या एफ में जा रहा है तो वो एफ ब्लॉक होगा, ठीक। कुछ एफ ब्लॉक एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जाता, फिर भी एफ में रखे जाते हैं, ये आगे चल के हम लोग डिस्कस कभी कर लेंगे। अब क्लासिफिकेशन इन ब्लॉक्स की बात करें तो पहला कैसा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एस सबशेल देन इट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। इन दिस ब्लॉक देयर आर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर प्रेजेंट। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 13 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने हैं, 13 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। तो जैसे अगर हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो 4s1 आ रहा है, कैल्शियम का लिखें तो 4s2 आ रहा है। तो जनरल कॉन्फिगरेशन क्या लिख सकते हैं, ns122। क्या लिख सकते हैं, ns122। जनरल कॉन्फिगरेशन क्या लिख सकते हैं, ns122 लिख सकते हैं। यानी हीलियम का कॉन्फिगरेशन को हम एस ब्लॉक में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो कम्प्लीटली फिल्ड है और एक ही सेल था, तो उसे हमने नोबल गैसेस में रखा है, इसलिए एस ब्लॉक में से काउंट नहीं करते। जबकि लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें भी कहाँ आ रहा है, एस में आ रहा है, ये उसके बिहेवियर की वजह से है, ठीक है। ब्लॉक में ही रखना चाहिए था, लेकिन बिहेवियर उसका ज़्यादा नोबल गैसेस से मिलता जुलता है, तो इसे नोबल गैसेस में रखना पड़ा, ना कि एस ब्लॉक में, ठीक है। एक्सेप्शन नहीं है ये, तो मतलब प्रॉपर्टी है, इसमें क्या ही बात है। अब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द पी सबशेल देन इट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे क्रिप्टॉन और आर्सेनिक का हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, NH2 NP1 to 6, ठीक है। 1 से 6 तक अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है तो वो कैसा एलिमेंट है, पी ब्लॉक। इसके बाद बात करते हैं डी ब्लॉक की। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। तो 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक शुरू है, 21 स्कैंडियम से 30 जिंक तक। 4D सीरीज यानी 4D में इलेक्ट्रॉन जा रहा है लास्ट, उसे हम 4D सीरीज कहते हैं, या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। 39 न्यूट्रियम से 48 कैडमियम तक। 5D सीरीज 57 लैंथेनम से 80 मरकरी तक। और 6D सीरीज 89 एक्टिनियम से 112, इसे कहते हैं कॉपरिनशियम है ना, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा, NS0 से 2 और N-1 D1 to 10, ठीक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जा रहा है तो उसे एफ ब्लॉक कहते हैं, जैसे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक। तो सीरियम से ल्यूटेनियम तक और थोरियम से लॉरेंसियम तक। तो सिंपल बातें, ये तो आसानी से समझ में आनी चाहिए, सिंपल चैप्टर है, इसे थोड़ा जल्दी निपटाएंगे। अब बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप की। ऐसा कहा जाता है या ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 3 वालों एलिमेंट्स के साथ, मतलब
जो पीरियड सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं वो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं। यानी कि लिथियम जो बिहेव करेगा वो कैसा बिहेव करेगा, मैग्नीशियम के जैसा, बेरिलियम एल्यूमिनियम के जैसा, बोरॉन सिलिकॉन के जैसा, कार्बन फॉस्फोरस के जैसा, नाइट्रोजन सल्फर के जैसा और ऑक्सीजन क्लोरीन के जैसा। ये ग्रुप यहाँ पे ये इन तीनों में ज़्यादा दिखाई देता है, फॉस्फोरस के बाद ये दिखना कम हो जाता है। तो लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन में ज़्यादा ऑब्जर्व होता है। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही क्या बनाते हैं, दोनों ही नाइट्राइड बनाते हैं, दोनों ही नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक, बेरिलियम और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो हैं जो एसिड और बेसिक दोनों कैरेक्टर रखते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम क्या है, दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। बोरॉन और सिलिकॉन कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक, कार्बन और फास्फोरस दोनों की कैटेनेशन प्रॉपर्टीज होती हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं। जैसे P4 जो रेड फास्फोरस होता है वो लॉन्ग चेन ऑफ फास्फोरस यूनिट्स होती हैं। ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग लगभग सेम आती हैं। ऑक्सीजन और क्लोरीन का कहना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ठीक है, कह सकते हैं हम लोग, ब्लंटली तो कह ही सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत इस बात पे नहीं है। ठीक, तो वो पीरियोडिक का लेक्चर छोटे छोटे 2 लेक्चर आएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है सब कुछ, जो थ्योरेटिकल चैप्टर है जल्दी ख़त्म करेंगे, है ना, इस पर ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे सर। इससे एक भी सवाल पेपर में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, और हर ग्रुप को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ही, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नोबल गैसेस, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, वहाँ जाओ वो वाला वीडियो देखो। मैं इस वीडियो में उसका लिंक भी डाल दूंगा कि अगर किसी को ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़नी है तो वहाँ से वो पढ़ सकता है। ठीक, इन जनरल द पीरियोडिक properties follows general trend as they increase or decrease on moving from left to right in a period or top to bottom in a group। लेफ्ट टू राइट हमेशा इसलिए चलेंगे क्योंकि हम राइट हैंड मतलब वैसे ही लिखते हैं, नॉर्मल राइटिंग सिस्टम में लिख रहे हैं, उर्दू नहीं लिख रहे हैं, उर्दू लिखते तो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, लेकिन बोल हम कैसे भी सकते हैं, तो हम लेफ्ट टू राइट बोलते हैं, यानी कि दाएं से बाएं चल रहा है। ठीक है, वी कैन से दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक, तो ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आएंगे और पीरियड में कैसे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, और जो भी कुछ हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो 2 तरह की हो सकती है, या तो एटॉमिक होंगी या बल्क होंगी। एटॉमिक जो होंगी वो इंडिविजुअल एटम्स पे डिपेंड करेंगी, जैसे वैलेंसी है, एटम का साइज है, आयनिक साइज है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगले लेक्चर में इन सबके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी बल्क प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो बल्क प्रॉपर्टी क्या है, जो ग्रुप ऑफ एटम्स पर डिपेंड करती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब किसी एक एटम का मेल्टिंग पॉइंट निकाल नहीं पाओ, वो गैस फेज में होगा हमेशा, तो बल्क में ही डिफाइन होंगी, किसी भी सिंगल एटम के लिए काम नहीं करेंगी। अब बात करते हैं वैलेंस शेल क्या होता है। वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस शेल इज नोन एज आउटर मोस्ट शेल। ठीक, फॉर आउटर मोस्ट शेल द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज हाईएस्ट। तो ग्रुप 1 के लिए जैसे NH1 लिख सकते हैं, ग्रुप 2 के लिए NH2, तो ये S ब्लॉक होगा। ग्रुप 3 के लिए NH2NP1, ग्रुप 14 के लिए NH2NP2, NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5 और नोबल गैसेस के लिए NP6 लिख सकते हैं। ठीक, इन द ग्रुप 3 to 11 एक्सेप्शंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर देयर, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। जैसे ग्रुप 8 का कॉन्फ़िगरेशन NH2N-1D6 लिखा है, तो आयरन का तो ये फॉलो हो रहा है, देखो ध्यान से जरा देख लो भाई, आयरन के लिए तो ये फॉलो हो रहा है, आर्गन NH2N-1P6। रुथेनियम के लिए फॉलो नहीं हो रहा। तुमने जो एक्सेप्शन सुने थे वो केवल कॉपर और क्रोमियम के लिए सुने थे। अब मैं तुम्हें आगे के एक्सेप्शन बता रहा हूँ, जैसे प्लेटिनम और पैलेडियम बता दूंगा तो विश्वास ही उड़ जाएगा धरती से तुम्हारा। ठीक है, ऑस्मियम के लिए फॉलो हो रहा है, रुथेनियम के फॉलो नहीं हो रहा। ठीक, तो ये इनके रीज़न जो है वो होते हैं पेयरिंग एनर्जी और क्या कहते हैं उसे, एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन फुर्सत में करेंगे अगली क्लास में। अभी हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसके बात है शील्डिंग इफेक्ट और शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो स्लेटर ने दिया था। स्लेटर वॉज अ मैथमेटिशियन जिसने ये बताया था कि हम लोग जो हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू मैं समझा दूंगा तो मेरी बात एक बार में समझ में आ जाएगी। क्या है, क्या डिक्रीज इन एटॉमिक फोर्सेस फेल्ट बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट।
मतलब जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम महसूस हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग। ठीक, मतलब जैसे कोई कोचिंग करने बाहर आ गया, तुम 12th में आ गए या 11th में आ गए, तुम कोचिंग करने बाहर आ गए, और घर पे क्या है, घर पे कोई छोटा भाई बहन है तो वो क्या करेगा, वो मदर को ज़्यादा शील्ड करेगा, चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो वो तुम्हें डिक्रीज इन फोर्स होगा, क्योंकि जो मदर होगी उसका भी अब फोकस दो तरफ होगा, तुम्हारे ऊपर थोड़ा कम होगा क्योंकि तुम अपने आप को संभाल सकते हो, छोटे बच्चे पे ज़्यादा होगा। तो इससे तो सब लोग को रिलेट करेंगे, छोटे मोटे, मतलब छोटे मोटे नहीं, छोटे भाई बहन के चक्कर में बड़ों की मार पड़ती है, तो तुम्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम फील होगा जब मार पड़ेगी। लेकिन जो भाई है छोटा या बहन है छोटी, वो इतना तो रिपेल नहीं करेंगे कि तुम्हें घर से निकाल दिया जाए, घर से तो निकाल नहीं सकते, यानी कि आयनाइज नहीं कर सकते। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी फील होगी। जो छोटा वाला है वो मम्मी के चारों तरफ ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसे ज़्यादा ज़रूरत भी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। जो बाहर है उसे ज़रूरत कम है, इसीलिए उसमें क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम काम कर रहा है। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ये काम कर रहा है, ठीक है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक काम कर रहा है और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन काम कर रहा है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या काम करेगा, रिपल्शन फोर्स काम करेगा। और वेलोसिटी हम जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन के, और जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्लेटर रूल्स, स्लेटर ने क्या किया कि कितना जेड इफेक्टिव महसूस होगा, हमें क्वांटिटेटिवली भी बताना पड़ेगा ना कि कितना जेड इफेक्टिव हमें महसूस हो रहा है, हमें जेड इफेक्टिव कितना महसूस हो रहा है। अगर कोई पूछ ले कि मेजर करके बताओ कितना प्यार मिल रहा है, तो कैसे मेजर करेंगे, तो हमारे को तो इंसानों के तो कुछ पैरामीटर होते हैं, लेकिन क्योंकि एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पैरामीटर्स नहीं होते कोई फिक्स, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, फिजिक्स लगाएंगे। तो उसने कैलकुलेशन करने के लिए क्या होता है कि जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, वेयर जेड इज न्यूक्लियर चार्ज एंड सिग्मा इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अगर कोई भी अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर इनर शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसे हम कहते हैं कि उस टाइम पे सिग्मा की वैल्यू 0 होगी। अगर कोई भी अंदर, जैसे हाइड्रोजन 1H1 है, तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं उसके इनर सेल में, तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0 होगी, तो उसे जो जेड इफेक्टिव होगा वो जेड के बराबर ही हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक, अब कैलकुलेशन ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट, हमें अगर शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट ही करना पड़ जाएगी, हमें कोई हमसे पूछ ले कि शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू बताओ भाई, ठीक, तो कैलकुलेशन ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट के लिए स्लेटर रूल दिए, स्लेटर रूल जो दिए वो क्या थे, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। स्लेटर ने कहा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम इन द फॉलोइंग फॉर्म, इन द फॉलोइंग फॉर्म क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कैसे लिखो, 1s को एक साथ लिखो, फिर 2s 2p को एक साथ लिखो, फिर 3s 3p को एक साथ लिखो, 3d को एक साथ लिखो। उसने क्लब कर दिया, देख रहे हो, s और p को क्लब किया और pd को, d और f को अलग अलग रखा। जैसे अगर हमें आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, ठीक, और स्लेटर के अकॉर्डिंग लिखना हो तो 1s2 अलग लिखेंगे, 2s2 2p6 अलग लिखेंगे, 3s2 3p6 अलग लिखेंगे, 3d6 अलग लिखेंगे और 4s2 अलग लिखेंगे। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट एंड इग्नोर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द हायर ग्रुप और शेल। अब तुम, अगर कोई तुम्हारे बाहर है इलेक्ट्रॉन, तुमसे दूर है, तो वो तुम पे शील्डिंग में कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि तुम अब इनर शेल में आ जाओगे, तुम उसे शील्ड करोगे, उसे रिपल्शन फोर्स दोगे, ऑब्वियसली वो तुम्हें भी देगा, लेकिन तुम न्यूक्लियस की ज़्यादा पास हो तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़ा भाई है उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो छोटा वाला है उसकी चिंता करने की ज़रूरत है, सिंपल बात है ये, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल इफ वी चेक, if we have to check for the p electrons, then all electrons after 3p, मतलब कौन कौन से, 3d and 4s will be ignored, ठीक। अब फॉर s and p इलेक्ट्रॉन्स उसने फॉर्मूला दिया, s और p इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे। फॉर s and p इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन विद द सेम शेल शील्डेड बाय 0.35, सेम शेल किससे शील्ड हो रहा है, 0.35 से शील्ड हो रहा है, सेम शेल कितने से शील्ड हो रहा है, 0.35 से शील्ड हो रहा है, ठीक, सेम शेल 0.35 से शील्ड हो रहा है, एक्सेप्ट 1s विच इज शील्डेड बाई 0.3 यूनिट। 1s कितने से शील्ड हो रहा है, 0.3 यूनिट से शील्ड हो रहा है, उससे ज़्यादा शील्ड नहीं हो रहा। विद इन इलेक्ट्रॉन विद इन n-1s शेल विल बी शील्डेड बाई 0.85, मतलब अपने से एक अंदर वाले शेल को कितना करेगा, शील्ड 0.85 से करेगा और n-2 को 1 से करेगा। तो जैसे अगर हमें निकालना हो
कि कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एम जी। तो हमें एम जी के लिए निकालना है, तो एम जी हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फिग्रेशन लिख लिया 1s2 2s2 2p6 3s2 और इसे कैटेगराइज कर लिया। तो हमें इसके लिए निकालना है, इसके लिए कितना, एक इलेक्ट्रॉन तो खुद है, तो इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन बचाना, तो उसके लिए कितना शील्ड होगा ये 0.35। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 और n-2 में कितने हैं 2, सबको जोड़ दिया, जेड इफेक्टिव निकल आया। सिंपल है भाई, बोलो भाई सिंपल है, सिंपल, कोई परेशानी। फिर से देख लेते हैं, हमें 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3s2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिनमें से एक पे हमें शील्डिंग निकालनी है, तो दूसरे को ही काउंट करेंगे, एक अलग हुआ, बाकी तो उसी के ऊपर निकाल ले, तो अपने ऊपर तो थोड़ी कोई काउंट करेगा, अपने को शील्ड थोड़ी कर सकता है, तो अपने को छोड़ के एक और बचा, तो इसलिए 1 × 0.35 आया। ठीक, n-1 शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 × 0.85 आ गया, और n-2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 × 1 आ गया, तो इससे 9.1 आ गया। अब सोचो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसे 9.1 टाइम्स शील्ड कर लिया गया, तो उसे जेड इफेक्टिव जो फील हो रहा है वो 12 प्रोटॉन का प्यार नहीं मिल रहा उसे, अब केवल 2.85 प्रोटॉन्स का ही प्यार मिल पा रहा है उसे, बेचारा दुखी है अब वो। ठीक, अगर हम डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो विद इन द सेम शेल कितना होता है 0.35, और बाकी सारे लोअर शेल के लिए 1 होता है। तो अगर हमसे कोई कह दे जेड इफेक्टिव निकालना है लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कोबाल्ट के लिए, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कोबाल्ट कितना है 3d7, तो 1s2 2s2 2p6 अलग हो गए, 3s2 3p6 अलग हो गए, ये p है 3p6 अलग हो गए, 3d7 अलग हो गया, और 4s2 अलग हो गया। तो ये 4s2 तो बाहर चला गया, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं, इस पे हमें निकालना है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे। ठीक, घर से करके रखोगे, इसका आंसर बताना भाई हमें कैलकुलेट करके। अपने वाले शेल में कितना है 0.35, और अपने से कम वालों पे सब पे कितना है 1 है। ठीक, जो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट है, आंसर घर से निकाल के हमें बिल्कुल कमेंट करना कि कितना शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग अमंग एसपीडीएफ क्या होता है कि एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास में किसी भी शेल में, तो वो शील्ड ज़्यादा करेंगे, देन पी, देन डी, देन एफ। जो सबसे पास है वो कौन है एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, इस तरह से शील्डिंग होगी। डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डू पुअर शील्डिंग एज कम्पेयर टू एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स। तो डी और एफ क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग करते हैं, किसके कंपैरिजन में एस और पी के, क्योंकि डी माने डिफ्यूज्ड है, दूर है, और एफ भी बहुत दूर दूर है। बड़े ऑर्बिटल हैं तो वो शील्डिंग कम कर पाएंगे, छोटे ऑर्बिटल न्यूक्लियस को आसानी से शील्ड करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में लगेगा, जिसे हम ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन भी कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, एस में सबसे ज़्यादा होगा, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। ठीक, अब पीरियड और शेल में मतलब ग्रुप में कैसे चेंज होते हैं। इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव increases from left to right and it becomes, and this is because no number of protons are added in the same shell, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बढ़ जाता है, इसीलिए रेडियस भी क्या होती है छोटी हो जाती है। देखो पीरियोडिक टेबल में किसी भी क्वेश्चन का आंसर जेड इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन तुम उसे एक्सप्लेन करने का तो फंसोगे, जेड इफेक्टिव बोल के निकल जाओगे तो बच जाओगे। ठीक, इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं सेम शेल में होने की वजह से, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। और ऊपर से नीचे आएंगे तो कम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तब भी बढ़ेंगे लेकिन साइज भी बढ़ेगा, तो इसकी वजह से वो कंपनसेट हो जाता है, और ऊपर से नीचे आते समय क्या होता है जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, और नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, तो जेड इफेक्टिव कम होना लाजमी बात है, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। तो हमें जेड इफेक्टिव तक की बात मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गई है। अगली क्लास में हम लोगों को बस अब 4 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी, साइज के सारे केसेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल के सारे केसेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये 4 चीज़ें हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये हमें 4 चीज़ें करनी है जो हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। लिखा हुआ मटेरियल होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसे फटाफट करके ख़त्म करेंगे, तो थर्सडे तक ये बात भी ख़त्म हो जानी चाहिए, उम्मीद है मेरे को। और तुम लोग अच्छे से पढ़ ही रहे हो, लोगों को शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही रहे हो, धीरे धीरे फैमिली बड़ी हो रही है हम लोगों की, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है नंबर कोर्स के एंड तक। लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। देख कम लोग रहे हैं यार, पता नहीं क्यों, चलो फिर भी ठीक है। तो जेड इफेक्टिव निकालना आ गया, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। अगली क्लास हो सकता है 1 घंटे से ज़्यादा बड़ी हो, तो उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।